नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संदीप सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। नदियों के क्रम में मैंने बताया था कि हम नदियों को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक दक्षिण भारत की नदियां और एक हिमालय की नदियां। फिर हमने हिमालय की नदियों को तीन भागों में बांटा था, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमने सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया, उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, मैंने बताया था नदी तंत्र क्या होता है। नदी तंत्र में एक मुख्य नदी होती है और उसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों का जल लेकर उस समुच्चय क्षेत्र के जल को लेकर जो प्रवाहित होती है उसे नदी तंत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ये 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नदी है, 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ पर तिब्बत पठार पर चीन से, नंबर 2 भारत में, नंबर 3 बांग्लादेश। 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत पठार पर सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत पठार पर ये वाला जो स्थान है हिमालय के उत्तर में, चाइना, तिब्बत, तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? सांगपो। जब भारत में ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम बदल जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग नदी। क्या कहा जाता है? दिहांग नदी। और जब ये अरुणाचल प्रदेश से असम घाटी में प्रवेश करती है, तो इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत पठार पर सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। ये यहाँ पर लिखा है, क्या है? तिब्बत पठार, सांगपो, भारत में प्रवेश किया यहाँ पर दिहांग, असम घाटी में प्रवेश किया ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में प्रवेश किया जमुना। हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत पठार पर, ये क्या है? तिब्बत पठार। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के समीप से, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में मानसरोवर झील के समीप से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी नामचा बरवा से यू टर्न लेती है और प्रवेश कर जाती है भारत के अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इसकी 2 सहायक नदियां इससे आकर मिलती हैं, जिसका नाम है, एक का दिबांग और एक का नाम है लोहित नदियां। दिबांग और लोहित नदियों के मिलने पर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। क्या हो जाता है? दिहांग नदी। इसका ब्रह्मपुत्र नदी का। लोहित नदी को रक्त लोही नदी भी कहा जाता है, क्योंकि भारत की सबसे पूर्वी नदी लोहित नदी है। जब सूर्य का प्रकाश लोहित नदी पर पड़ता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, जिस कारण उसे लोहित नदी
कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम घाटी में प्रवेश करती है सदिया के समीप से, और सदिया से लेकर के धुबरी तक असम घाटी में प्रवाहित होती है। इसे लिखेंगे इस तरह से, ये वाला जो हिस्सा है ये हिमालय वाला हिस्सा है इस तरह से अरुणाचल प्रदेश का, और ये वाला शिलोंग पठार है जो हमने पढ़ लिया। तो ये क्या है, एक घाटी नुमा स्थान है जो यहाँ तक चला आया है असम का। जो असम है तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया के समीप से प्रवेश करती है और धुबरी तक असम में सदिया से लेकर धुबरी तक अपनी एक रैंप घाटी में प्रवाहित होते हुए, रैंप यहाँ पे लिखा हूं मैं, रैंप घाटी में प्रवाहित होते हुए गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। सदिया से लेकर धुबरी तक असम घाटी में प्रवेश करते हुए रैंप घाटी में प्रवाहित होते हुए वैसे गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करते। गुम्फित जलमार्ग असम घाटी में जब ये प्रवाहित होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते में नदी के अंदर छोटे बड़े द्वीप आ जाते, द्वीप जिसके चारों ओर पानी, एक स्थल खंड का ऐसा हिस्सा जिसके चारों ओर पानी हो। तो वहाँ पे क्या होता है, जो पानी होता है वो स्थल खंड के चारों ओर होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। क्या है? माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम सरकार ने माजुली द्वीप को भारत का सबसे बड़ा नदी जिला भी घोषित किया है। ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें भी इसका नाम क्या है, शामिल है। तो प्रश्न आता है माजुली नदी द्वीप नदी जिला किस राज्य में है? असम में है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। फिर एक प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे छोटा नदी जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा भी ब्रह्मपुत्र पर है, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा जो नदी जिला है वो भी किसमें है? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम घाटी में ही है, जिसका नाम है उमानंद। ये सबसे छोटा क्या है, नदी जिला। माजुली नदी के बीच में होने के चलते यहाँ पर जो माजुली नदी है, माजुली नदी का जो द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप, ये नदी के बीच में होने के चलते यहाँ पर जल की मात्रा या नमी की मात्रा अधिकांश बनी रहती है, जिस कारण से यहाँ पर धान की खेती बहुत ही सर्वोत्तम पैमाने पर की जाती है। कहाँ पर? माजुली द्वीप पर। जब ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से लेकर धुबरी तक अपनी रैंप घाटी में प्रवाहित होते हुए गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है तो अचानक से ये दक्षिणवर्ती मोड़ लेती है धुबरी के समीप और पहुंच जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? जमुना। और गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में, ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो ये दो वितरिकाओं में बट जाती है, दो धाराओं में बट जाती है। इसकी मुख्य धारा गंगा, जिसे गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दो धाराओं में, एक ये वाली बट गई और एक ये। तो मुख्य धारा भागीरथी चली जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में से पद्मा कहा जाता है, जबकि दूसरी धारा पश्चिम बंगाल में जाती है उसे हुगली नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुगली नदी। तो जब पद्मा नदी से जमुना नदी मिलकर आकर मिलती है, पद्मा नदी जब भागीरथी नदी या गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना। जब जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा मिल जाती है यहाँ पर, तो इसे कहा जाता है पद्मा नदी। क्या कहा जाता है? पद्मा। और जब पद्मा नदी थोड़ा आगे बढ़ती है तो भारत के मणिपुर राज्य से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेघना नदी या बराक नदी। मेघना नदी या बराक नदी मणिपुर राज्य से निकलती है तो ये पद्मा नदी से मिल जाती है, और पद्मा और मेघना की सहायक संयुक्त धारा को मेघना नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना नदी।
और मेघना नदी के माध्यम से ही ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये वाली बात आपको समझ आई होगी। अब हम आगे बात करते हैं, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। सहायक नदियां जो क्या करते हैं, जो ब्रह्मपुत्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जल देने का काम करती हैं। और उनका कार्य क्या होता है, वो बड़ी नदी अर्थात जो मुख्य नदी होती है उसमें पानी की मात्रा को कम नहीं होने देती है। आगे हम बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, दिबांग और लोहित नदियां भी क्या कर रही हैं, ब्रह्मपुत्र को क्या दे रही हैं, जल दे रही हैं। तो दिबांग नदी भी इसकी एक सहायक नदी है। लोहित नदी भी क्या है, सहायक नदी है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी मानस नदी है जो भूटान से प्रवाहित होकर आती है। कहाँ से आती है, भूटान से आती है। क्या नाम है, मानस नदी। मानस नदी, ये वाली मानस नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो भूटान से निकलकर आती है। ये वाली नदी मैंने बताई है जो भारत के सिक्किम राज्य से निकलती है। जेमू भारत का एक राज्य है सिक्किम, और सिक्किम में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर का जो हिस्सा है वो नेपाल में और भारत में संयुक्त रूप से दोनों में है। इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल के हिस्से में आता है, जबकि जेमू ग्लेशियर का थोड़ा हिस्सा, लगभग 20% हिस्सा भारत के हिस्से में आता है। तो जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, ये जेमू ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। और कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। आगे बात करते हैं, इसका नाम है सुबानसिरी। एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है सुबानसिरी। एक का नाम है धनसिरी। और सुबानसिरी, धनसिरी, पगलादिया, जिया भरेली, पिथुमारी। ये सारी जितनी भी मैंने यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ दिखाई हैं, ये सारी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। आपको समझ आया। तो हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हमने अच्छे से समझा। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। फिर गंगा नदी तंत्र को पढ़ने के बाद हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर बहने वाली नदियों पर पहुंचेंगे। वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर बहने वाली नदियों को हम दो भागों में बांटेंगे। एक पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, और एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। एक ऐसी नदियाँ होंगी जो डेल्टा का निर्माण करेंगी, और एक ऐसी नदियाँ होंगी जो एस्चुअरी का निर्माण करेंगी, जो आनंद मुख का निर्माण करेंगी। तो आज हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। एक छोटा वीडियो था और आपको अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।